हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का है हमारा चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। चैप्टर 15 हमारा काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको कुछ पार्ट्स में पढ़ते हैं। इसके कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है हमारा फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इसके पहले हमने मैन्योर्स पढ़ा था। मैन्योर्स क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, कमर्शियल प्रोड्यूस्ड करते हैं। क्या करते हैं, इनको कमर्शियली प्रोड्यूस्ड करते हैं। इन्हें हम फैक्ट्री में या फिर लेबोरेटरी में बनाते हैं। इस प्रकार जो फैक्ट्री लेबोरेटरी में जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्रोवाइड कराते हैं। They are used to ensure good vegetative growth, giving rise to healthy plants. Fertilizer are a factor higher yields of high cost farming. यह क्या करते हैं, इनका जो यूज होता है वो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। काय के लिए किया जाता है, जो क्रॉप्स होती है, हमारी फसल होती है, सब्जियां होती है, इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तथा जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हेल्दी बनाने में भी इसका यूज़ होते हैं। हेल्दी प्लांट्स मतलब प्लांट्स को हेल्दी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर से प्रोसेस जो होती है वो हाई कॉस्ट फार्मिंग होती है। मतलब इसमें हाई कॉस्ट, हमारा जो मनी होती है वो ज़्यादा खर्च होती है, लेकिन क्या होता है, जो यील्ड होती है, उत्पादक होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस कारण इसको बोलते हैं कि हाई कॉस्ट फार्मिंग होती है, लेकिन यील्ड भी काफ़ी अच्छी होती है। Fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose, time and observing pre and post application precaution of their complete utilization. For example, sometimes fertilizers get washed away due to excessive irrigation not fully absorbed by the plants. The excess fertilizer then leads to water pollution. क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको काफ़ी केयरफुली एंड प्रॉपर डोज में अप्लाई करना चाहिए। फर्टिलाइज़र अगर ज़्यादा मात्रा में हमने डाल दिया तो वो क्या करेगा, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन भी करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल में भी दे सकते हैं कि हमने किसी भी क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स को डाला है। फर्टिलाइजर्स को डालने के बाद जस्ट हमने उसको सिंचाई कर दिया या वॉश्ड कर दिया तो क्या होगा, हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजर होता है, वो इरिगेशन प्रोसेस के द्वारा वॉश हो जाता है, धुल जाता है। तो फर्टिलाइजर का कोई मीन्स ही नहीं निकलता है। तो इस प्रकार हमको ज़्यादा इरिगेशन भी नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा अगर हमने फर्टिलाइजर डाल दिया तो वो क्या करता है, हमारा वाटर पोल्यूशन करता है या फिर सोइल को पोल्यूट करता है। तो इस प्रकार ये वाटर पोल्यूशन और सोइल पोल्यूशन भी करता है। आज आल्सो वी हैव सीन द प्रीवियस चैप्टर कंटिन्यूस यूज द फर्टिलाइजर। इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने इसको पढ़ा है। कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन आर डिस्ट्रॉय सोइल फर्टिलिटी बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल इज नॉट रिप्लेस्ड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल आर फार्म्ड बाय द फर्टिलाइजर यूज्ड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स यूज टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। क्या होता है, अगर हम मिट्टी की फर्टिलिटी का, जो हमारी फर्टिलिटी क्या होता है, उपजाऊ शक्ति को कम करता है। तो यह फर्टिलिटी होती है हमारी, यह उपज होने की जो क्षमता होती है उसको भी खत्म करता है। और फर्टिलाइजर के यूज से ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं मिल पाता है। मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जो नेचर से प्राप्त होते हैं, वो सब हमको नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स होता है वो एक यूज़फुल तो होता है, लेकिन इसको हमको लिमिट में यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा यूज़ करने से ये हार्मफुल भी हो सकता है। इसकी जगह आप नेचुरल रिसोर्सेस, मैन्योर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके हम मैन्योर्स का यूज़ करें, और जहाँ हमको लगता है कि फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए वहाँ हमको क्या करना चाहिए, फर्टिलाइज़र का यूज़ तो करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या है, फर्टिलाइज़र हमको नॉर्मल मात्रा में यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में किया तो क्या होता है, हमारा वाटर पोल्यूशन हो गया या फिर सॉइल पोल्यूशन हो गया, ये हमारी मिट्टी को और फर्टिलिटी को भी ख़राब करता है। इसलिए हमको ध्यान में रखकर इसका यूज़ करना चाहिए। अब हम इसको आगे देखते हैं। इरिगेशन प्रोसेस। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, एक सिंचाई करना या फिर पेड़ों को पानी देना। ये क्या हो गया हमारा इरिगेशन प्रोसेस, मतलब सिंचाई करना, पानी को कैसे क्रॉप्स में डालना है। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इरिगेशन। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड। इंडिया में क्या होता है, जो काफ़ी सारा एरिया होता है वो एग्रीकल्चर पार्ट रेन फेड होता है, मतलब बारिश पर डिपेंड्स होता है।
That is the success of crops. Most areas is dependent on the timely monsoons and a sufficient rainfall spread through most of growing season. Hence, poor monsoon cause crops failure, ensuring that the crops get water at right stages. During their growing season, can increase the accepted yields any crop. Therefore, many measure by the bring more and more एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन. इरिगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो इंडिया में काफ़ी सारा एरिया होता है वो एग्रीकल्चर रेन पर बेस्ड होता है, और ये जो एग्रीकल्चर पार्ट्स होता है वो बारिश पर डिपेंड होता है. तो क्या होता है पूरे ग्रोविंग सीजन में क्या होता है बारिश अच्छे से हो, मानसून टाइम पर आए, इन सब का ध्यान रखा जाता है. अगर मानसून अच्छा और टाइम पर नहीं आता है तो क्या होता है हमारी जो फसल होती है वो क्या करती है ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है. क्रॉप की सक्सेस इरिगेशन प्रोसेस की वजह से होती है. मतलब हमारी जो फसल अच्छी होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारी इरिगेशन की वजह से होती है, सिंचाई की वजह से होती है. तो क्रॉप की इल्ड को अच्छा बनाने के लिए हमको इरिगेशन प्रोसेस को यूज में लाना चाहिए. इरिगेशन प्रोसेस में क्या होता है अलग अलग रिसोर्सेज दे रखे हैं, देखो यहाँ पर. Agriculture lands depending on the kinds of water resources available. There includes wells, canals, rivers and tanks. तो यहाँ पर क्या होता है जो इरिगेशन प्रोसेस होती है उसमें अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है. जैसे वेल्स हो गया हमारा, कैनाल्स हो गया, वेल्स कैनाल्स, और क्या है रिवर लिफ्ट सिस्टम्स और टैंक्स. तो यहाँ पर वेल्स क्या होते हैं, वेल्स का मीन्स होता है कुएँ. कुएँ क्या होते हैं आप सभी के खेत पर, आप सभी ने देखा ही होगा, अधिकतर सभी बच्चे खेत पे जाते हैं तो कुएँ तो देखे ही होंगे, सभी खेत पर मिल जाते हैं. तो वेल्स क्या होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेल्स. वेल्स में हम देखते हैं कि जो वेल्स होते हैं कुएँ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट हो गया हमारा यहाँ पर डग वेल्स और सेकेंड ट्यूब वेल्स. तो जो डग वेल्स होते हैं उनका मीन्स क्या होता है खुदे हुए कुएँ, मतलब हमारे खेत पर जो खोदे हुए कुएँ रहते हैं उनको हम बोलते हैं डग वेल्स. ट्यूब वेल्स मतलब होल, सभी के खेत पर होल भी होंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्यूब वेल्स. अब देखते हैं डग वेल्स. डग वेल्स इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा. तो जो डग वेल्स होता है नॉर्मली वाटर को एक बड़े गड्ढे में कलेक्ट करता है, और जो ट्यूबवेल्स होता है ट्यूबवेल कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा. फ्रॉम दिस वॉल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप्स फॉर इरिगेशन. ट्यूबवेल्स में जो पानी होता है वो गहराई में होता है और इसको क्या करते हैं किसी भी पंप्स के द्वारा निकाला जाता है. इन दोनों वेल्स के द्वारा क्या होता है क्रॉप की सिंचाई की जाती है. सेकेंड क्या है हमारा यहाँ पर कैनाल्स. अब कैनाल्स क्या होता है, दिस इज यूजुअली एन इलोबरेटेड एंड एग्जेक्टिव एक्सटेंड